तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन करने वाले हैं। पूरा रिवाइज करेंगे और वन शॉट में इस पूरे चैप्टर को हम निपटाने वाले हैं। मतलब एक ही वीडियो आपको मिलने वाली है और पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हुआ मिलेगा। बस आप नोट्स बनाते हुए चलना, एक भी चीज हम इसमें नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके कुछ बेसिक। देखो किस तरीके से हम चैप्टर को कवर करने वाले हैं, हमारी अप्रोच क्या रहेगी। अप्रोच पहला तो ये कि आप कुछ बेसिक चीजें पढ़ोगे जैसे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह। उसके बाद से आपके टॉपिक शुरू होंगे, ठीक है ना। फिर आपको क्या पढ़ना है, मोनेरा। फिर क्या पढ़ना है, प्रोटिस्टा। फिर क्या पढ़ना है, फंजाई। देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर पढ़ना है प्लांटिंग, और लास्ट में जो है वो पढ़ना है एनीमीलिया। ठीक है, तो ये अपनी अप्रोच रहने वाली है। तो हम शुरू करेंगे बेसिक्स के साथ में। हम शुरू इसके साथ में करेंगे, बेसिक्स के साथ में करेंगे। ये अप्रोच के बारे में आपको बिल्कुल से पता होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से एक बार इसको भी नोट करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। तो इस तरीके से हम करेंगे। लास्ट में हो सकता है आपको एक आध टॉपिक बच जाए, ठीक है ना, जिसमें आपके वायरसेस, प्रायोन्स, लाइकेन्स और वायरॉइड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उनको भी हम कवर करेंगे, ऐसी बात नहीं, उनको छोड़ेंगे नहीं। लास्ट में कुछ सब टॉपिक्स आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा देखिए, आपने जो टॉपिक डाला है चौथा और पांचवा, अभी ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको खाली समझा रहा हूँ। चौथा आपने डाला होगा प्लांटिंग और पांचवा आपने डाला होगा एनीमिलिया। तो आपकी 11th और 12th की एनसीईआरटी इसी में घूमते रहती है। आपको कभी प्लांटिंग के बारे में कोई चैप्टर दे देती है, कभी एनीमिलिया के बारे में डिटेल में आपको ये पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर हम खाली बेसिक जानते हैं कि ये क्या क्या है। बहुत ज्यादा बेसिक चीजें की हम इसके बारे में बात करते हैं। चौथा चैप्टर आपका डेडिकेटेड है प्लांट के लिए, पांचवा भी डेडिकेटेड है एनिमल के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो, सॉरी, तीसरा प्लांट के लिए डेडिकेटेड है, चौथा एनिमल के लिए डेडिकेटेड है। तीसरा चैप्टर प्लांट किंगडम है और चौथा एनिमल किंगडम है। पांचवें चैप्टर में आप मार्फोलॉजी पढ़ते हो और छठे में आप एनाटॉमी पढ़ते हो। ऐसे ही 12th में जाओगे तो फिर उसमें आपको रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम बस इन दोनों टॉपिक का बेसिक ही कवर करेंगे, इन दोनों टॉपिक का बस बेसिक ही कवर करेंगे। तो हमको क्या क्या पढ़ना है, एक तो इनका बेसिक, और ये तो बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना भी नहीं है, ठीक है। यहीं पर जितना बताया जाए उतना आपको याद कर लेना है। याद आपको होगा ही, और क्योंकि रिवीजन करने आए, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पर इन नोट्स को भी आप रिवाइज करोगे तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो रिवाइज हो जाएंगी, और एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लोगे तो बात ही करो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या कवर करने जा रहे हैं। हमको मेनली तीन चीजें ही तो कवर करनी है, मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा और फंजाई। क्योंकि बाकी चीजें हैं लेकिन बहुत कम है ना, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल दी है, कुछ बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया है, तो बाकी चीजें कम है। तो तीन चीजें अपने को पढ़नी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। पढ़ते रहने की कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखो पहले बेसिक्स तो समझो इस चैप्टर के कि बेसिक क्या है, इस चैप्टर का किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। देखो बेसिक की शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देखना ध्यान से, चैप्टर का नाम क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब क्या है कि बायोलॉजिकली किसी चीज को क्लासिफाई कर देना, ठीक है ना। बायोलॉजिकली किसी चीज को आपने क्लासिफाई कर दिया। जैसे अगर आपके पास अर्थ में ऑर्गेनिजम्स थे तो हमने उनको क्लासिफाई किया कि ये सिंगल सेल्ड हैं, ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। इस तरीके से हमने चीज़ों को बायोलॉजिकली क्लासिफाई किया। तो देखना, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था,
जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, हम बोलते हैं कि इट इज नॉट सो गुड, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। क्यों नहीं था? सिंस इट वॉज बेस्ड ऑन मार्फोलॉजी। वो मार्फोलॉजी क्या होती है? दो शब्द आप पढ़ने वाले हो, एक तो आएगा आपका मार्फोलॉजी और एक आएगा एनाटॉमी। मार्फोलॉजी मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल चीजों को पढ़ना, और एनाटॉमी मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की जो है जानकारी को हासिल करना। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलना। तो जो पहला क्लासिफिकेशन था वो क्या था? वो मार्फोलॉजिकली बेस्ड था, मार्फोलॉजिकल चीजों पे बेस्ड था, मार्फोलॉजी पे बेस्ड था कि आपने चीजों को बाहर से पढ़ा, आपने अंदर जाके नहीं देखा कि इसका सेल है नहीं है, टिश्यू है नहीं है, कौन सा सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आपने देखा ही नहीं। आपने क्या देखा कि ये सिर्फ मार्फोलॉजी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? मॉर्फोलॉजी पे ही बेस्ड है। और आपने क्या मार्फोलॉजी पे बेस्ड है मतलब कि आपने बाहर से देखा, आपने देखा कि जो पेड़ है उसमें एक तना है, उसमें टहनियाँ निकली हैं, उसमें पत्ती लगी हैं, ठीक है। और आपने प्लांट में देखा कि प्लांट चल फिर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। आपने ये नहीं देखा कि उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपने ये नहीं देखा कि उसमें सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, या फिर आपने ये नहीं देखा कि उसमें क्या कॉर्डेट्स हैं, हेमी कॉर्डेट्स है, कुछ भी आपने क्लासीफाई नहीं किया। आपने खाली बाहर से देखा और उसको रख दिया। सिलोम कुछ नहीं देखा, एसिलोमेट, सूडोसिलेमेट कुछ नहीं देखा। आप तो पढ़ चुके होंगे। तो मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देख के खाली चीजों को क्लासीफाई कर दिया गया। तो बहुत ज्यादा डीप में जाऊंगा क्योंकि रिवीजन में हम, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था इस क्लासिफिकेशन, क्योंकि वो किस पे बेस्ड था? मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था। मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था और इस तरीके से भी बेस्ड था। देखो किस तरीके से बेस्ड था, पूरी तरीके से मॉर्फोलॉजी में नहीं कहूंगा तो ऐसे ये बेस्ड था। फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग बेस्ड भी बहुत लोग इसको पढ़ाते हैं। फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग बेस्ड भी बोलते हैं, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान पे बेस्ड था भैया। कौन क्या खा रहा है, कौन कहाँ रह रहा है, और कौन कैसा दिखता है, कौन क्या पहन रहा है, उस हिसाब से जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया गया था। इसलिए जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है। मार्फोलॉजी को ध्यान रख सकते हो, या फिर आप सबसे बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन को था, ठीक। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा आया? फर्स्ट एवर क्लासिफिकेशन जो हिस्ट्री में आया, फर्स्ट एवर क्लासिफिकेशन वो कौन सा था? देखो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट वाला, वो किसने दिया? एरिस्टोटल। किसने दिया? एरिस्टोटल। इनका ही जो नाम था वो था अरस्तु, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। इनको कैसे बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। यह अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ नॉलेज आपको मिली। अच्छा, इन्होंने क्या किया? एरिस्टोटल ने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो अभी से मैं किंगडम क्लासिफिकेशन को केसी लिख दिया करूंगा, ठीक है, बार बार इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा इसलिए। तो किस तरीके से दिया दो किंगडम क्लासिफिकेशन? इन्होंने कहा कि सर एक तो आप डिवाइड करो किंगडम को प्लांट्स में, प्लांटाई, और एक कर दो एनिमल्स में। तो प्लांटाई और एनिमेलिया के बारे में कुल मिला के इन्होंने हमें बता दिया। किसने बताया? एरिस्टोटल ने। अब देखना प्लांट को इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया। प्लांट को इन्होंने क्लासिफाई किया कि भैया तीन चीजों में हम इसको बांट देते हैं। उनकी वुड के हिसाब से, उनकी स्टेम के हिसाब से प्लांट को तीन चीजों में इन्होंने कहा बांट देते हैं, एक क्लासिफिकेशन और दो क्लासिफिकेशन। देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि किंगडम दो ही बनाए। ये फिर सब किंगडम कह देते हैं हमको, क्या कह देते हैं? सब किंगडम कह देते हैं ना, पढ़ा होगा ना किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, वही सारी चीजें हैं। तो सब किंगडम में क्या है? इन्होंने प्लांट को फिर और डिवाइड किया। इन्होंने कहा प्लांट में एक तो होती है हर्ब,
जो छोटी मोटी झाड़ियाँ होती हैं, दूसरी होती हैं सर्ब्स, तो झाड़ियों से थोड़े से बड़े हों, जैसे आपने टमाटर का पेड़ देखा होगा, और तीसरा होता है ट्रीज, मतलब कि जो क्या हो, बहुत बड़े वुडी स्टेम वाले पेड़ होते हैं, उनको बोल देते हैं ट्रीज, ठीक है, उनमें बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है। और एनिमल्स को इन्होंने बांटा ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड, रेड ब्लड के आधार पे इन्होंने बांटा एनिमल्स को। किसके बेसिस पे बांटा? रेड ब्लड के आधार पे बांटा। इधर कैसे बांटा था? स्टेम कैसी रह रही है इनकी, तो रेड ब्लड के आधार पे और स्टेम और साइज के हिसाब से आप कह सकते हो। रेड ब्लड के हिसाब से इन्होंने कहा कि दो टाइप के एनिमल होंगे। कितने टाइप के? दो टाइप के एनिमल, एक इनिमा, एक इनिमा जिनका जो ब्लड है वो रेड होगा, जिनका जो ब्लड है वो रेड होगा, और एक इन्होंने कहा होंगे एनाइमा, एक क्या होंगे? एनाइमा, जिनका जो ब्लड है, जिनका जो ब्लड है वो नॉट रेड, वो रेड नहीं होगा, वो रेड नहीं होगा। इस तरीके से एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन दो ही जगह से बनते हैं। आपने यहाँ एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन पढ़ा, इसके बाद अर्न्स्ट हैकेल का थ्री किंगडम पढ़ोगे, ठीक है ना। कोपलैंड का पढ़ोगे, कितना? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, आर.एच. व्हिटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और लास्ट में कार्ल लुईस का सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। एक क्वेश्चन तो ये आता है थ्योरेटिकल में कि, या फिर अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एरिस्टोटल ने जो है इसको क्लासिफाई किया, तो इसमें ड्रॉबैक क्या थे? एक तो एरिस्टोटल वाले के ड्रॉबैक पूछता है, बीच वालों के नहीं पूछता, और एक आर.एच. व्हिटेकर का पूछता है कि उसने किन किन चीजों को यूज किया। तो जो लिखा रहा हूँ उसी से क्वेश्चन बनेगा, इतना मान के चलना है, थोड़ा सा भरोसा रखना कि रिवीजन पॉइंट है, तो हम इंपोर्टेंट चीजों को ही ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसको एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जब इतना हो गया, ये फर्स्ट है और क्लासिफिकेशन का, ठीक है ना। तो ड्रॉबैक्स देखो, ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, केसी लिख रहा हूं, ठीक है ना, ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला क्या था? पहला ड्रॉबैक तो ये था ना कि इसने ये मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था। क्या था? इट वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। अच्छा देखो, हेंस एनाटॉमी एंड फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ा होगा आपने। आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। उसमें फाइलोजेनी को और एनाटॉमी को, इंटरनल स्ट्रक्चर को और फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को उसने इंक्लूड नहीं किया। पहली कमी तो ये थी। दूसरा, नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन सेल्स एज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अब आप ये सब जानते हो कि प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है, इसने ये भी डिफरेंशिएट नहीं किया। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में भी नहीं किया। और एक और ड्रॉबैक था कि इसने प्रोकैरियोट यूकैरियोट को छोड़ो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी नहीं बताया। नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल डाल दो, जैसे क्लेमाइडोमोनाज है तो क्या है? यूनिसेलुलर। देखो अब जब आप रिवीजन करते हो तो ना एक ही चीज को हम नहीं बता सकते कि इस चैप्टर की चीजें हम नहीं बता सकते। चीजों को लिंक करना बहुत जरूरी होता है। इस चैप्टर की चीजों को किसी और चैप्टर से लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दूसरा देखो, स्पाइरोगाइरा, वो क्या होगा? मल्टीसेलुलर। वो क्या होगा? मल्टीसेलुलर। ये ड्रॉबैक थे। बहुत लोग इस पॉइंट को दो पार्ट में लिखते हैं, एक मॉर्फोलॉजी वाला एनाटॉमी वाला अलग बनाते हैं और फाइलोजेनी वाला पॉइंट अलग बना देते हैं कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को नहीं लिया। तो टोटल 4 पॉइंट बनते हैं। मैंने आपको 3 पॉइंट में संक्षिप्त रूप से बता दिया। अगर आप एग्जाम में थ्योरेटिकल की आप बात करते हो, अगर आप 11th के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो आप क्या करना, आप इसको तोड़ देना।
एक इट वाज नॉट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी हेंस एनाटॉमी आर नॉट इंक्लूडेड इन, एक तो ये लिखना, दूसरा लिखना कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को नहीं देखा था, तीसरा ये लिखना, चौथा ये लिखना। तोड़ के फिर आप बना लेना, मैंने आपको सारे पॉइंट बहुत ही शॉर्ट टर्म्स में लिखा दिए हैं, तो इसको जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे। ठीक ना? अच्छा, अब सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन, जो फर्स्ट एवर का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसके बाद आया हैकाल भाई साहब का, उसको हम बोलते हैं अर्न्स्ट हैकाल थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इस बंदे ने कैसे डिवाइड किया आओ देखते हैं। तीन किंगडम में इसने बांटा और कुछ ऐसे बांटा। एक तो इसने कहा कि प्लांटाई, एक इसने कहा एनीमिलिया। इतना सब बच्चों को याद हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत लोग मोनेरा भी लिख देते हैं कभी कभार, देखो याद कैसे करना है। तुमने एक सीक्वेंस में चीजों को पढ़ा होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ऐसे ही पढ़ा है ना चीजों को। फिर प्लांटियन, एनीमिलिया। अच्छा, प्लांटियन एनीमिलिया तो देखो इसमें दिक्कत नहीं है ज्यादा, प्लांटियन एनीमिलिया तो पहले ही लिख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखना ना, ध्यान ये रखना कि मोनेरा नहीं आएगा, आएगा क्या, प्रोटिस्टा आएगा। क्या आएगा, प्रोटिस्टा। तो प्लांटी, एनीमिलिया और प्रोटिस्टा, ठीक है ना? ऐसे आप इस तीन किंगडम को बनाया, ठीक है। और प्रोटिस्टा में किसको ले आया, और यूकैरियोट्स को। किसको ले आया, यूकैरियोट्स को। यूकैरियोट्स मतलब यू मतलब होता है ट्रू, पता ही होगा वैसे तो, और कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिनका न्यूक्लियस ट्रू है, इसका मतलब कि जिनकी न्यूक्लियस के बाहर एक वेल बाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है सर, अनसेगल के बाद आता है कोपलैंड। कोपलैंड भैया का फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ये कैसा आता है देखो। कोपलैंड जो है वो चार किंगडम को क्लास में क्लासिफाई करता है, कुछ ऐसे करता है। और एक तो बोलता है प्लांटाई, एक बोलता है एनीमिलिया, एक बोलता है प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में कौन आ गए, ध्यान से रखना, ऑल यूकैरियोट, ऑल यूकैरियोट। और उस प्रोटिस्टा के बाद आता है प्लांटी, एनीमिलिया, प्रोटिस्टा और देन मोनेरा। सीक्वेंस है ऐसे ही रखना, ठीक है, जितना हो सके सीक्वेंस है ऐसे ही रखना। पहले ये आया, दूसरा आया, तीसरा आया, ठीक है ना। सीक्वेंस ऐसे ही याद करते हुए चलना तो अच्छा रहेगा, ठीक। कोपलैंड का फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। ये बात इसको जल्दी से नोट कर लेना, किसी नहीं है यहाँ प्लांटाई, ठीक है। चलो आगे बढ़े। कोपलैंड के बाद जो मुझे बंदा दिख रहा है यहाँ पर, कौन है, आर एच विटेकर। क्या, आर एच विटेकर, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और यही वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो हम आजकल भी पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आर एच विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है देखो जरा, इसने 5 चीजों में क्लासिफाई कर दिया। इसी को आप आज तक पढ़ते हुए आ रहे हो। कौन कौन से किंगडम बनाए इसने, देखो 4 तो वही लिख दो जो पहले से बने आ रहे थे। प्लांटाई बोलते जाना, एनीमिलिया, देन प्रोटिस्टा, देन मोनेरा, और लास्ट में इसने एक फंजाई दे दिया। क्या दे दिया, फंजाई, बस, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है। बहुत तगड़ा नहीं कहूंगा, मतलब ये क्वेश्चन जनरली आ ही जाता है यार, मतलब इम्पोर्टेंट है। तो ये तो पूरा विटेकर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ते ही इसको हैं, तो क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं। और एक क्वेश्चन शुरू वाले से आता था कि ये फेल क्यों हुआ, ठीक है। अरस्तु का, अरिस्टोटल का टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल क्यों हुआ, वो मैंने आपको बता दिया। ये बोलता है कि बेसिस यूज्ड बाय आर एच विटेकर क्या क्या थे, बेसिस यूज्ड बाय आर एच विटेकर क्या क्या थे, ये बताओ। बोलता है
तो मैं कहता हूँ देखो, पहली चीज जो उसने यूज करी वो था थैलस। उसने थैलस को पढ़ा या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा, थैलस को पढ़ा या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा। दूसरा हम बोलते हैं कि उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्टडी किया। तो देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन से मेरे को याद आया कि जो पहला किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि उसने ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया। ठीक है, कॉमन सा पॉइंट है। कौन सा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था पहला? एरिस्टोटल का। तो उसमें 4 पॉइंट और थे, हमारे कितने और थे? 3 और थे। तो चौथा बना के लिख सकते हो कि उसने डिफरेंशिएट नहीं किया। उसने जो है डिफरेंशिएट नहीं किया ऑटोट्रॉप मतलब जो खुद खाना बनाते हैं और हेटेरोट्रॉप्स में। ठीक है ना, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स में। ये पॉइंट वहां पर मिस आउट हो जाता है। तो कहीं पर भी आप लिख सकते हो, पेज के ऊपर लिख लो और लिख दो कि दिस पॉइंट हैज टू बी इंक्लूडेड इन दैट टॉपिक। इस तरीके से आप लिख सकते हो, लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, और नीट में आपको ऐसे कुछ थ्योरेटिकल नहीं पूछने वाला है, बस आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए इस तरीके से देखते ही। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन आया तो आपको एक क्लिक हो जाना चाहिए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कहाँ पर हुई है चैप्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैटर करता है। तो थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को उसने देखा, तीसरा जो उसने देखा वो उसने देखा कि सेल स्ट्रक्चर। क्या देखा? सेल स्ट्रक्चर। अब बहुत लोग इसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल बोलते हैं, तो आप लिख सकते हो अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी आप इसको लिख सकते हो। चलो लिख लेना। ठीक है, चौथा चीज देखते हैं। सेल स्ट्रक्चर के बाद जो उसने देखा वो था फाइलोजेनी। फाइलोजेनी या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को उसने देखा। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आप इसको लिख सकते हो नाम में। क्या लिख सकते हो? और एक और नाम इसका होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फिर आता है लास्ट पॉइंट, उसने जो देखा वो था रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। देखो ये पॉइंट भी आप वहां पर इंक्लूड कर सकते हो कि उसने रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं देखा। तो मतलब ये जरूरी नहीं है इतने सारे पॉइंट इंक्लूड करना, 3-4 पॉइंट हम इंक्लूड करते हैं, बट आप फिर आपको बताते जा रहा हूँ ना। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कौन सा बताया उसने? तो वही बात आ गई, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नहीं बताए तो रिप्रोडक्शन को हम नहीं लिखते हैं जनरली। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जरूर इंक्लूड करना, ऑटोट्रॉप है हेटेरोट्रॉप। ठीक है ना, जल्दी से नोट करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। Guys, अब देखो कौन आएगा। अब एक और बंदा आता है तगड़ा वाला, जिसका नाम है कार्ल वूज। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन क्या बनाया फिर सर इसने? एक्स्ट्रा क्या बनाया वो देखना। प्लांटाई था, एनीमिलिया था, 1 2, तीसरा आया प्रोटिस्टा। ठीक है ना, चौथा आया मोनेरा, फिर जो है फंजाई। 5 हो गए। तो इसने छठवां क्या बनाया? इसने छठवां बनाया आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया माने जाते हैं। ठीक है, तो इसने 3 डोमेन बनाए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसने क्या बनाए थे? 3 डोमेन से बनाए थे। कौन कौन से थे? एक तो इसने बनाया था आर्किया, एक इसने बनाया था बैक्टीरिया, और इसने बनाया था यूकैरिया। ठीक है, तो ये 3 जो है ना बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, तो आप जल्दी से इसको नोट करेंगे और देन फिर हम जो है इसमें आगे को बढ़ते हैं। ठीक हो गया नोट। आर्किया में जैसे आप एग्जांपल ले लो, आर्की बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में मोनेरा आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको रख सकते हो।
आगे बढ़ते हैं तो अपने को एक टॉपिक दिखता है जो आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना है? हैशटैग याद। क्या करना है सर? याद। ये है टेबल 2.1 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है ना? क्या है टेबल 2.1? देखो मैं सिंप्लीफाइड करके बताऊंगा अच्छे तरीके से। इधर पे लिखते हैं अपन ग्रुप्स। क्या लिखते हैं? किंगडम्स। ठीक है, फाइनल जो भी बोल सकते हो, जनरली ग्रुप्स ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं करेक्टरिस्टिक। ठीक, ये स्ट्रेट नहीं आ रही। देखो फिर भाई, इधर में मैं किंगडम लिख देता हूँ। ठीक है ना? या जो क्लासिफिकेशंस थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनीमिया। इतना ही किया था क्लास भाई, देख इससे ज्यादा नहीं किया था। ठीक है ना? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखना, आर एस विट्टेकर का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? ये विट्टेकर वाला होता है। ठीक है ना? वही लेते हैं अपन, विट्टेकर का ही पढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक देखना कौन कौन सी ली उसने। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि टाइप ऑफ सेल लिया करिए। टाइप ऑफ सेल लिया कि कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ठीक है ना? और टाइप ऑफ सेल लेने के बाद जो एक चीज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से याद है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ सेल लिया, देन लिया उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई गेस दिख क्लियर रहा होगा ना स्टेट? हाँ क्लियर तो है, बट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नए बार इस टेबल को मैं अच्छे से ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, फिर आपको बताता हूँ एक करके चीज़ों को। ठीक है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया टेबल के लिए। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है किंगडम्स के बारे में लिखने वाले हैं कि किंगडम कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक ना? तो किंगडम्स के बारे में सबसे पहले किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनीमीडिया। ये 5 किंगडम अपने पास रहने वाले हैं। ठीक है ना? तो प्लांट किंगडम है तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिसाइड करेंगे देखना। सबसे पहले जो सबसे बाहर होती है सेल के वो क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल के बाद आपको सेल मेम्ब्रेन में ना आते हुए सीधे अंदर जाना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में।
इसमें जाना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। अच्छा, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। अब देखो सेल टाइप कि जो सेल की आप बात कर रहे हो वो किस टाइप का है। देन आपको ध्यान में रखना है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं जिस तरीके से याद रखता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और एक लास्ट में जो आता है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। MOM लिख दूं क्या, पूरा ही लिख सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना। इतनी कुछ चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप इन 5 किंगडम्स को थोड़ा बहुत जानने वाले हैं। अभी आई गेस कि ये जो है क्लियर हो रहे होंगे आपको, ब्रैकेट्स जो हैं सारे के सारे, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज आप इसमें नहीं करेंगे। देखना बेटा, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले सेल वॉल की बात करते हैं, लेकिन सेल वॉल से भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेल वॉल से इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है टाइप ऑफ सेल। भैया सेल के बारे में जानोगे तभी तो उसके अंदर की डिटेल पढ़ पाओगे ना। तो टाइप ऑफ सेल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सेल कितने टाइप के होते हैं, 2 ही टाइप के हो सकते हैं, तो यूकैरियोटिक या तो प्रोकैरियोटिक। ठीक है ना, या तो जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो या तो ना हो। तो मोनेरा का जो सेल टाइप है, यानी मोनेरा का जो सेल रहेगा, ध्यान में ये रखना है कि सिर्फ और सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। तो सेल टाइप मोनेरा का क्या है, यूकैरियोटिक। मतलब इसका जो सेल है वो प्रिमिटिव है, बहुत ही पुराने टाइप का है, यूकैरियोट है। और बाकी सारे क्या हैं, प्रोकैरियोट है, आप प्रोकैरियोटिक लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट। ये भी क्या होगा, प्रोकैरियोट। सोचना ही नहीं मेरे को, ये फंजाई है, ये भी प्रोकैरियोट। बाकी सारे क्या होंगे, प्रोकैरियोट होंगे, एक्सेप्ट मोनेरा। इस तरीके से ध्यान में रखना है। प्लांटाई प्रोकैरियोट और एनीमिलिया जो है ये भी क्या रहेगा, प्रोकैरियोट। अब देखो इससे हम कितनी चीजें रिलेट करते हैं। जब सेल टाइप प्रोकैरियोट है तो हम सेल टाइप किसके बेसिस पे निकालते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। जिसमें एक अच्छी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो तो क्या बन जाता है, यूकैरियोट। तो वो क्या बन, एक मिनट यार, ये सारे उल्टे लिख दिए। ये सारे यूकैरियोट होंगे। ठीक है ना, यू मतलब ट्रू और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, मतलब सब में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होने वाला है। और मोनेरा जो है वो क्या होगा, प्रोकैरियोट होगा, प्रिमिटिव कैरियन होगा उसका। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम किस बेसिस पे निकालते हैं, सेल के टाइप पे तो निकालते हैं। जो प्रोकैरियोट है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होती है और बाकी सब में होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल है भैया, कहां से आएगी, तो एब्सेंट। बाकी सब यूकैरियोटिक है तो प्रेजेंट। प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट, फंजाई में भी प्रेजेंट, प्लांटी में भी प्रेजेंट, और एट लास्ट एनीमिलिया में भी प्रेजेंट। अब देखो सेल वॉल, क्या, सेल वॉल। सेल वॉल जो है मोनेरा की वो थोड़ी सी रिजिड होती है। कैसी होती है, रिजिड होती है। किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स। ये मोनेरा की सेल वॉल बनी होती है। प्रोटिस्टा की सेल वॉल की बात करता हूं तो प्रेजेंट इन सम। तो प्रोटिस्टा जो है हर किसी में सेल वॉल बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है, कुछ कुछ में होते हैं। फंजाई की बात करता हूं, फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ काइटिन। प्लांटाई, प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, ध्यान में रखना है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये दो जो क्वेश्चन है ये नीट के पीवाईक्यू में आ चुके हैं। ठीक है ना, कौन कौन से, फंजाई की सेल वॉल और प्लांट की सेल वॉल वाले। तो और एनिमिलिया यानी एनिमल आप में क्या सेल वॉल होती है, नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेल वॉल एब्सेंट। ठीक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बहुत सारे लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। एक टिश्यू लेवल का होता है, एक सेलुलर लेवल का होता है, एक टिश्यू सिस्टम लेवल का होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का कुल मतलब यह है कि जो पूरा ऑर्गेनिज्म है, क्या उसमें एक सेल है, क्या उसमें टिश्यू है, क्या उसके पास ऑर्गन भी है, या फिर उसके पास एक ऑर्गन का वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है, वो होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मोनेरा को अगर आप देखोगे तो इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का होता है। मोनेरा के पास सिर्फ सेल होते हैं, प्रोटिस्टा के पास भी सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। देखो फंजाई से चीजें बदल जाती हैं। फंजाई का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है मल्टी सेलुलर। क्या होता है, मल्टी सेलुलर।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये टिश्यू फॉर्म कर देते हैं, फंजाई क्या कर देते हैं, टिश्यू फॉर्म कर देते हैं, लेकिन जो ये टिश्यू बनाते हैं वो होते हैं लूज। तो फंजाई का दो टाइप का सेलुलर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल सकता है, या तो मल्टी सेलुलर या तो लूज टिश्यू वाला, ठीक है ना। प्लांटाई में क्या होता है, प्लांटाई में आपकी जो चीजें हैं वो देखो आप टिश्यू से ही शुरू कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ बढ़िया वेल डिफाइंड टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू के बाद आप देखोगे कि इनके पास क्या होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं। तो प्लांटिंग में और टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। एनिमल या आप क्या हो, एनिमल्स होना, तो एनिमल्स में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनिमल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें है, हमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हम वहां पढ़ेंगे जहां हमारा चौथा चैप्टर आएगा, ठीक है ना। इसको हमने क्या बोला है, एनिमल किंगडम, जहां पर आप शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सिलेंटिडानाइडिया वो सारी चीजें वहां पर हम उसको देखने वाले हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, फोटोट्रॉपिक होगा, हेटरोट्रॉपिक होगा, खुद खाना बनाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। मोनेरा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोनेरा जो है, हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा का किस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम एनिमल्स से जाते हैं, किससे जाते हैं, एनिमल्स से जाते हैं, और एनिमल्स में देखते हैं कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉपिक। क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मतलब दूसरे पे डिपेंड रहते हो ना आप, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। हेटेरोट्रॉपिक में कौन सा, तीनों हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकता है, सैप्रोफिटिक भी हो सकता है, और होलोजोइक भी हो सकता है। हम इसके आगे एक्सेप्टर लगा देते हैं कि बहुत ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एनिमल्स शो करते हैं। प्लांट जो है वो क्या शो करते हैं, वो तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक या फिर कीमोट्रॉपिक भी कर लेते हैं, ठीक है ना। डीप अंडर द ओशियन जब उनके पास बहुत ज्यादा सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है तो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की शो कर लेते हैं, कीमोट्रॉपिक भी जो है शो कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फंजाई कौन सा शो करती है फिर, हेटेरोट्रॉपिक। अभी हेटेरोट्रॉपिक में कौन कौन सा करती है, पैरासिटिक, और उसके साथ ही सैप्रोफिटिक, होलोजोइक नहीं करेगी, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक, ठीक हो गया ना। तो ये सारे किंगडम हमने पढ़ लिए। दो चीजें हमारी छूटती हैं, ये आपको फिल करने हैं, तो आप बता सकते हो कि क्या है, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर बढ़ते हैं हमने पहले किंगडम की तरफ, मोनेरा। ओके सर, ओके।